2005 में आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख अश्विनी कुमार जी की बहुत ही जघन्य तरीके से हत्या हुई थी। अश्विनी कुमार जी एक टीचर थे, कन्नूर जिले के आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख थे। बस में जा रहे थे, जिहादियों ने जीप से पीछा किया, हथियार लहराए, बस के ऊपर उन्होंने बमबारी किया। घबरा के ड्राइवर ने बस को उस किनारे रोक दिया तो उन्होंने पूरे बस को घेर लिया। उसमें से 4 जिहादी अंदर गए और उसके बाद धारदार हथियारों से उनके टुकड़े टुकड़े किए। 2005 में। अब 2024 में फैसला क्या आया जानते हैं? कि जो 14 टोटल आरोपी थे उसमें से 13 बरी हो गए। 14 जो आरोपी थे उसमें से 4 के ऊपर तो यह था कि भाई वो अंदर बस के गए, बाकी 10 के ऊपर आरोप था। उन्होंने बस को घेरा, बस पे बम फेंका, हथियार लहराए, सबको डराया। उसमें से कुछ के ऊपर आरोप था कि उन्होंने बम खरीदे थे, कुछ के ऊपर आरोप था उन्होंने बम बनाए थे, कुछ के ऊपर था पूरी साजिश किया था, कुछ के ऊपर आरोप था कि उन्होंने अश्विनी कुमार जी की रेकी किया था। कई दिनों से लगातार उनको देखते रहते थे वो कब कहां जाते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ हुआ। और कोर्ट ने 14 में से 13 को बरी कर दिया। केवल एक व्यक्ति को सजा हुई है, वो भी अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हुई है। अब वो हाई कोर्ट चला जाएगा, 10 साल मामला हाई कोर्ट में चलेगा। अगर वहां से भी सजा हो गई कंफर्म, फिर वो सुप्रीम कोर्ट आएगा। सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े दिग्गज वकील यहां बैठे हुए हैं उनको बचाने के लिए, जिहादियों को, और फिर मामला 10 साल सुप्रीम कोर्ट में भी चलेगा। तो 2005 में हत्या हुई, 2024 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला, 10 साल के बाद 2034 में हाई कोर्ट का फैसला, फिर उसके बाद 10 साल के बाद 2044 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। यह है घटिया कानून का दुष्परिणाम। यह है उस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था का दुष्परिणाम, जिसको मैं बार बार कहता हूं, जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक यहां पे अराजकता खत्म नहीं होगी। जब तक कानून नहीं बदलेगा तब तक जिहाद नहीं खत्म होगा, धर्मांतरण नहीं रुकेगा, घुसपैठ नहीं रुकेगी। ये जो 2005 में अश्विनी कुमार जी की हत्या हुई थी ना, ये 6 महीने के अंदर सजा हो गई होती, मात्र 6 महीने के अंदर। जिन 14 के ऊपर आरोप था उन 14 को पकड़ लेते, उन 14 को उनका नार्को टेस्ट कर लेते, पॉलीग्राफ टेस्ट कर लेते, ब्रेन मैपिंग कर लेते, और ये नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग का रिजल्ट 3-4 दिन के अंदर आ जाता है। मान लो 14 आरोपी थे, उनका एक दिन में एक का होता तो भी 14-15 दिन के अंदर सबका टेस्ट हो जाता, महीने भर के अंदर सबका रिजल्ट आ जाता। और फिर क्या जरूरत है इसमें से 85 गवाह ले आने की? क्या जरूरत है? 85 गवाह पेश किए, इसके बाद भी 14 में से 13 छूट गए। जबकि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग होता तो 14 की 14 को सजा हो जाती। वो खुद ही एडमिट कर लेते कि हाँ हमने ये कहा, ये कहा, ये कहा। लेकिन दुख इस बात का है, आज तक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना ही नहीं। झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं है। ये जो 14 जिहादी थे, इन्होंने अपने पक्ष में भाड़े पे पैसा दे दे के खूब गवाह इकट्ठा कर ली। कोई कह रहा था नहीं ये तो वहां थे ही नहीं, ये तो हमारे घर में थे, कोई कह रहा ये तो हमारे घर में, कोई हमारे घर में। क्यों झूठ बोलते हैं? झूठी गवाही जानते हैं क्यों होती है? क्योंकि झूठ बोलना गंभीर अपराध नहीं। अमेरिका में, सिंगापुर में, जापान में, इन देशों में कोई झूठी गवाही नहीं देता, क्योंकि झूठी गवाही देने पे 10 से 20 साल सजा होती है। इन जिहादियों ने जो झूठे गवाह इकट्ठा किए, क्यों? क्योंकि भारत में झूठ बोलना अपराध नहीं है। इन जिहादियों ने झूठे कागज तैयार करा लिए, क्यों? क्योंकि झूठे कागज तैयार करना गंभीर अपराध नहीं है। इन जिहादियों ने कोर्ट में खुलेआम कह दिया हमने तो कुछ किया ही नहीं है, क्यों? क्योंकि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता नहीं है, झूठ पकड़ने के लिए मैंडेटरी नहीं है, और दूसरा झूठ बोलना अपराध नहीं है। अगर झूठ बोलने का खौफ होता इन 14 में कि भैया झूठ बोलने पर हमारे देश में कानून होता 10 से 20 साल सजा का, जैसे सिंगापुर में है, अमेरिका में है, जापान में है, तो ये खुद ही एडमिट कर लेते हाँ जी हमने मारा। जिसने रेकी किया था वो कहता हमने रेकी किया है, लेकिन न तो टेस्ट है न खौफ है। आपको याद है अमेरिका में एक डेविड कोलमैन हेडली पकड़ा गया था, आतंकवादी जिसने रेकी किया था। जैसे उसको अमेरिका ने पकड़ा, उसने कह दिया कि हाँ हमने रेकी किया था, क्योंकि रेकी करने की सजा 10 साल है और झूठ बोलने की सजा 10 साल है। उसने एडमिट कर लिया उसने रेकी किया है तो उसको 10 साल सजा हुई। अगर वो कह देता कि मैंने रेकी नहीं किया है और पुलिस उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके कंफर्म कर देती उसने रेकी किया है, तो उसको 20 साल सजा होती। हमारे देश में 50% मुकदमे जो कोर्टों में चल रहे, अदालतों में चल रहे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, वो इसलिए क्योंकि घटिया कानून है हमारे देश में। झूठी शिकायत गंभीर अपराध नहीं है, झूठी गवाही करना गंभीर अपराध नहीं है, झूठी जांच करना गंभीर अपराध नहीं है। इस विषय में कोर्ट ने खुद ही कहा है कि पुलिस ने जानबूझकर झूठी जांच किया है, पुलिस ने ठीक से जांच नहीं किया है। अब स्वाभाविक सी बात है, पुलिस उन ठीक से जांच क्यों नहीं किया? क्योंकि कहीं न कहीं उन जिहादियों को बचाने का पुलिस के ऊपर दबाव रहा होगा। अब अगर दबाव रहा होगा, अगर यह होता कि झूठी जांच करना गंभीर अपराध है, तो कोई चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे हवलदार हो, चाहे थानेदार हो, चाहे डिप्टी एसपी हो, चाहे एसपी, वो झूठी जांच नहीं करेगा।
अभी तो क्या हुआ, उसने झूठी जांच कर दिया, उसका काम खत्म, उसको कुछ हुआ ही नहीं है। झूठी जांच करने में कोई खौफ ही नहीं है कि अगर मैं झूठी जांच करूंगा तो मेरी नौकरी जाएगी, मुझे सजा होगी, तो झूठी जांच हो जाती है। झूठा एफिडेविट फाइल हो जाता है, क्योंकि झूठा एफिडेविट फाइल करने का कोई अपराध नहीं। जो हत्या करता है, बलात्कार करता है, इन जिहादियों ने हत्या किया, उन्होंने कह दिया हमने तो कुछ किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोर्ट में झूठ बोलना अपराध नहीं है। तो न झूठी शिकायत अपराध है, न झूठा एफआईआर अपराध है, न झूठी जांच अपराध है, न चीटिंग करना गंभीर अपराध है, न फ्रॉड करना गंभीर अपराध, न फोर्जरी करना गंभीर अपराध है। तो मुकदमों की संख्या तो बढ़ेगी बढ़ेगी। भारत में 50% मुकदमे झूठे इसी घटिया कानून के कारण चल रहे हैं। भारत में जजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, कोर्ट की संख्या बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मैं कह रहा हूं 50% मुकदमे अपने आप विड्रॉ हो जाएंगे केवल जिस दिन हमने झूठ के खिलाफ कठोर कानून बनाया, जिस दिन हमने झूठा आधार बनाने को, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी वोटर आईडी, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट, इसको बनाने और बनवाने को गंभीर अपराध कर दिया। 50% मुकदमे खत्म। मुकदमे संख्या क्यों बढ़ रही है? लोग फर्जी वसीयत बनवा लेते हैं, फर्जी विरासत बनवा लेते हैं, फर्जी जो है एज अपना आयु प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, फर्जी अपना राशन कार्ड बनवा लेते हैं, फर्जी अपना निवास प्रमाण पत्र बना लेते हैं, फर्जी अपना जन्म प्रमाण पत्र बना, सब कुछ तो फर्जी बनवा लेते हैं। और हो क्या रहा है? उसके चक्कर में बाद में फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे मुकदमा 20 साल 30 साल 40 साल चलता रहता है। झूठ बोलना गंभीर अपराध हो जाए तो बीबी भी अपने शौहर के लिए झूठी गवाही नहीं करेगी। ये जो 14 में से 13 छूटे हैं, जानते हैं इसका मूल कारण क्या है? कि ये जो 13 छूटे हैं, इनके चाचा भाई मौसा फूफा आके झूठी गवाही दिए होंगे, इनकी बीबी ने झूठी गवाही दिया होगा, इनके बच्चों ने झूठी गवाही दिया होगा, उनके बाप ने झूठी गवाही दिया होगा। और झूठी गवाही क्यों दिया? क्योंकि झूठी गवाही देना गंभीर अपराध है ही नहीं भारत में। आप जज के सामने हाथ रख के, कोर्ट के सामने आप झूठ बोल सकते हो, लेकिन कुछ सजा मिलेगी नहीं। भारत में लाखों लोगों की हत्या हो रही है, मुकदमे लंबे चल रहे हैं, कानून का खौफ नहीं पैदा हो रहा है, क्योंकि कानून घटिया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत की अगर पुलिस व्यवस्था सुधर जाए, न्यायिक व्यवस्था सुधर जाए, प्रशासनिक व्यवस्था सुधर जाए, ये जो गुलामी वाला चल रहा है ना, भारत में रामराज्य आ जाएगा। और ये काम मैं करके दिखा सकता हूं। मैं ऐसी व्यवस्था स्टैब्लिश कर सकता हूं कि कोई भी मुकदमा 1 साल से ज्यादा चलेगा, मैक्सिमम 1 साल। मैं ये भी स्टैब्लिश करता हूं कि फर्जी मुकदमे आने बंद हो जाएंगे। मैं ये भी कर सकता हूं कि 50% मुकदमे कोर्ट के अपने आप विड्रॉ हो जाएंगे। जिसने झूठी शिकायत, झूठी गवाही दिया, वो अपने आप हलफनामा देके कहेगा कि भैया हमसे गलती हो गई, हम गवाही वापस लेते हैं, हमने झूठा कागज लगा दिया, हम अपनी गवाही वापस लेते हैं। भारत में राम राज्य आ सकता है, भारत में कानून का खौफ पैदा हो सकता है। 80% अपराध 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। 80% भ्रष्टाचार 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। 80% घुसपैठिए खुद यहां से भाग जाएंगे, चाहे वो बांग्लादेशी है, चाहे रोहिंग्या है। 80% जिहाद खत्म हो जाएगा। 80% धर्मांतरण खत्म हो जाएगा, चाहे वो मिशनरी हो, चाहे जिहादी जो धर्मांतरण करते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं भारत छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन कानून बनाना पड़ेगा। मैं ऐसा कानून बना सकता हूं। मैं जो सड़कों पे अवैध निर्माण हो रहा है, ये बंद हो जाएगा, लेकिन अवैध निर्माण के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। ये घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी खत्म हो जाएगी। कटमनी, तोलाबाजी, हवालाबाजी खत्म हो जाएगी। ये नशा तस्करी खत्म हो जाएगी। 80% नशा तस्करी मैं 1 साल के अंदर खत्म कर सकता हूं, जो हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है। लेकिन कानून बदलना पड़ेगा। मानव तस्करी, गरीब बच्चों का अपहरण हो जाता है, उनके माता पिता रोते चिल्लाते रहते हैं, कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूं ये खत्म हो जाएगा। मानव ह्यूमन ट्रैफिकिंग खत्म हो जाएगी। ये लब जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, दरगाह जिहाद खत्म हो जाएगा। जैसे दुबई में कुछ नहीं है, सिंगापुर में कुछ नहीं है, अमेरिका में कुछ नहीं, ये सब खत्म हो जाएगा। जो हम बार बार कहते हैं ना कलयुग आ गया, ये कलयुग भारत में ही है। ये दुबई में कलयुग नहीं है, ये सिंगापुर में कलयुग नहीं है, अमेरिका में कलयुग नहीं है, रूस में कलयुग नहीं है, डेनमार्क में कलयुग नहीं है, न्यूजीलैंड में कलयुग नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में कलयुग नहीं है। ये कलयुग भारत में है कलयुग, क्योंकि यहां कानून घटिया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 1 साल के अंदर भारत में सतयुग ला सकता हूं। 1 साल के अंदर भारत में सतयुग आ जाएगा। बस कानून बदलना पड़ेगा। यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म एविडेंस कोड लागू करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। हर हालत में आपको मुकदमे
इतने इतने दिन के अंदर आपको जांच कंप्लीट करनी है, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, जजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी तय करना पड़ेगा, और जो जज बार बार पैसा लेकर गलत फैसला देगा उसको जेल में डालना पड़ेगा। मैंने कहा ना, कानून के जरिए हर समस्या का समाधान हो सकता है। कानून बना के भारतीयों को जो झूठ बोलते हैं उनको ईमानदार बनाया जा सकता है, लेकिन कानून बदलना पड़ेगा। अगर मेरी बात ठीक लग रही हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और आगे क्या करना चाहिए मैंने आपको बता दिया कि कानून बदलना ही पड़ेगा। उसके लिए मुझे अब क्या करना है, मुझे भी अब आप सलाह दीजिए कि मैं क्या करूं।